गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, ABST की कक्षाओं में हमने आपको सांख्यिकी के परिभाषा, सांख्यिकी की एक वचन बहुवचन में परिभाषा, सांख्यिकी का उपयोग, ये सब बताया था। इसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सांख्यिकी संगणना एवं प्रतिदर्श। आज सांख्यिकी का संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सांख्यिकी की जो संगणनाएं हैं, सांख्यिकी संगणना एवं निदर्शन या प्रतिचयन, प्रतिदर्श, इसको कई नामों से हम जान सकते हैं। संगणना क्या चीज है? संगणना का मतलब है सांख्यिकी में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वह डाटा पूर्णतः सही है या नहीं, संगणना किस प्रकार से की जा रही है। अब हम कहें कि भाई केवल रक्त की कुछ बूंद जांच करके संपूर्ण खून के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, शरीर के संपूर्ण खून की जांच की जा सकती है। यह सब अनुसंधान ही तो है। किसी अनुसंधान के लिए समंकों का संग्रहण दो प्रकार से किया जा सकता है। समूह की सभी इकाइयों के विषय में सूचना एकत्र करके, ठीक है, समूह की सभी इकाइयों को हम जांच करें, या समूह में कुछ इकाइयों का चयन करके उनके संबंध में सूचना एकत्रित करें। आपने देखा होगा, अपने घरों में माता बहनें जब कोई खाना पकाती हैं, पतीली में कुछ चावल उबल रहे हैं, उबलते हुए चावलों में से कुछ चावल को लेकर के आपकी माता जी इस बात का पता लगा देंगे कि भाई सभी चावल उबले या नहीं उबले। ठीक है, तो इसी प्रकार से डॉक्टर भी, आपने देखा है कहीं कोई शरीर में परेशानी है, बीमारी है, तो रक्त की कुछ बूंदों को लेकर के वह इस बात की जानकारी को कर सकते हैं कि शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है, और उस ओवरऑल बॉडी में जो खून चल रहा है वह दूषित तो नहीं है। तो कुछ इकाइयों के आधार पर हम चयन कर सकते हैं। संगणना व प्रतिदर्श में समंक का संग्रहण समूह के समग्र या कुछ इकाइयों के आधार पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार से हम समंकों का संग्रहण कर सकते हैं। समंकों का संग्रहण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक है समग्र, समग्र को लेकर के, और दूसरा कुछ इकाइयों के आधार पर। कुछ इकाइयों के आधार पर अनुसंधान क्षेत्र में हम इन दो
प्रकार से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। संगणना व प्रतिदर्श अनुसंधान में समंक का संग्रहण समूह या समग्र की प्रतिनिधि इकाइयों के आधार पर किया जा सकता है। अतः इन सबको समझने के लिए पहले हमको समग्र को पहले समझना होगा। समग्र अथवा समष्टि क्या है? अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयों को सामूहिक रूप से समग्र तथा समग्र के प्रत्येक मद को इकाई को हम समग्र कहते हैं। सिम्पसन तथा काफ्का कहते हैं एक सामान्य लक्षण अथवा लक्षणों वाले पदों के एक समूह को समग्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समस्त पदों अथवा तत्वों के संपूर्ण समूहों को कहते हैं। संक्षेप में अनुसंधान इकाई की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले समस्त तत्वों के संपूर्ण समूह को समग्र कहते हैं। ठीक है। अब समग्र का वर्गीकरण करें तो समग्र इकाइयों के आधार पर बांटे जा सकते हैं या इकाइयों के अतिरिक्त बांटे जा सकते हैं। ठीक है। अब समंक संग्रहण की रीतियां क्या है? समंक कहते हैं डाटा को। समंक संग्रहण की रीतियां। समंक संग्रहण की रीतियां हैं। पहला है अनुसंधान रीति। समग्र संग्रहण अनुसंधान रीति। ठीक है। दूसरा है निदर्शन अनुसंधान विधि। निदर्शन अनुसंधान रीति। ठीक है। समंक या संग्रहण अनुसंधान विधि। इस विधि में समस्या से संबंधित समग्र या समूह की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जिनमें हमको प्रॉब्लम्स है उन सब का अध्ययन किया जाएगा। इस विधि को संपूर्ण गणना विधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मासिक व्यय के अध्ययन करने और विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों से समंक प्राप्त किए जाते हैं और इनके समंक संग्रहण की इस विधि को संगणना या समग्र विधि कही जाती है। दूसरा है प्रतिदर्श अनुसंधान नीति। यह परीक्षा में भी पूछी जाती है। प्रतिदर्श अनुसंधान रीति। प्रतिदर्श अनुसंधान में समग्र की समस्त इकाइयों के अध्ययन की बजाय केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके समग्र के पूरे ओवरऑल के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समग्र में इस प्रकार चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयों को प्रतिदर्श, न्यायादर्श,
नमूना या वानगी या सैंपल कह सकते हैं। इन सैंपल्स के आधार पर हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। इसे सैंपल विधि कहा जाता है। प्रतिदर्श की प्राप्त परिणाम या निष्कर्ष के अध्ययन पर प्राप्त परिणामों में समान ही होंगे। वास्तव में प्रतिदर्श समग्र की इकाई का वह अंश है जो अनुसंधान हेतु चुना गया है। कुछ विद्वान कहते हैं, श्नेडर के मतानुसार प्रतिदर्श उस बड़े समूह की कुछ इकाइयां होती हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है। याल चाउ कहते हैं प्रतिदर्श प्राथमिक प्रतिचयन इकाई का वह समूह है जो समग्र का प्रतिनिधि सूक्ष्म रूप में करती है तथा जिसके आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि महाविद्यालय के 2000 परीक्षार्थियों का हमको उदाहरण के लिए यदि हम 2000 परीक्षार्थियों का प्रतिदर्श लें तो हमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। अब 2000 के स्थान पर हमने 200 विद्यार्थियों का अध्ययन किया। 200 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श कहेंगे। इस प्रतिदर्श 200 विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर हम समग्र विद्यार्थियों के परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रतिदर्श यथेष्ट है तथा उचित विधि से छांटा गया है। इसमें परिणाम पर्याप्त मात्रा में समग्र पर लागू होंगे। ठीक है। प्रतिदर्श अनुसंधान का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रतिचयन विधि का प्रयोग प्राचीन काल में भी होता था, लेकिन आधुनिक काल में यह विधि समंक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हो गई है। दैनिक जीवन व साधारण में भी हम वस्तु खरीदने से पूर्व उस वस्तु का नमूना देख करके संपूर्ण समग्र सामग्री की किस्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साधारणतः घर में भी आपने देखा होगा कि प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है। बिना प्रतिचयन के घर में भी काम नहीं चलता है। चावल के कुछ दानों की जांच कर समस्त दानों के पक जाने का अनुमान लगा सकती है। स्नेकोडर के मतानुसार केवल कुछ ही पौंड कोयले की जांच करके एक बोगी कोयला स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। रक्त की कुछ बूंदों को लेकर के चिकित्सक रोगी की बीमारी के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। प्रतिदर्श की कुछ इकाइयां निरीक्षण के द्वारा ज्ञात करके संपूर्ण के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में किस्म नियंत्रण भी इसी विधि पर आधारित है और इसी के आधार पर समग्र का अनुमान लगाया जाता है। आर्थिक एवं व्यापारिक विधि में भी इस विधि का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है।
अब प्रतिदर्श अनुसंधान के कुछ गुण हैं, तो कुछ इसके अवगुण भी हैं। गुण क्या है? सबसे पहला गुण है इसमें प्रतिदर्श धन एवं श्रम की बचत करते हैं। प्रतिदर्श की इस विधि से कुछ छोटी कुछ छांटी गई प्रतिनिधि इकाइयों में समंकों का संग्रहण विश्लेषण करके समस्त समग्र के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिसमें समय धन एवं श्रम दोनों का ही बचत होती है। सीमित साधनों से विस्तृत जांच हो जाती है। ठीक है, सीमित साधन यानी थोड़े से साधनों से कुछ इकाइयां छांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो सीमित साधनों से विस्तृत जांच की जा सकती है। इस विधि में समग्र में से कुछ इकाइयां छांटकर उनका अध्ययन किया जा सकता है। इकाइयां सीमित होने से उसकी विस्तृत जांच और अनुसंधान आसानी से किया जा सकता है। निष्कर्षों की विश्वसनीयता रहती है। प्रतिदर्श विधि के आधार पर छोटी मात्रा में निष्कर्ष लिए जाते हैं। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष लगभग वही होंगे जो संगणना अनुसंधान के माध्यम से होते हैं। तो निष्कर्षों में विश्वसनीयता मानी जा सकती है। अधिक वैज्ञानिक विधि, यह विधि अधिक वैज्ञानिक और युक्ति संगत भी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में उपलब्ध समंकों को प्रतिदर्श द्वारा जांच किया जाता है। यह प्रतिदर्श यादृच्छिक विधि यानी रैंडम मेथड से लिए जाते हैं। अशुद्धियों का पर्याप्त सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। अब जहां इसमें इतने गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। भ्रामक निष्कर्ष, सबसे पहला इसका दोष है प्रतिदर्श का चयन अवैज्ञानिक या पक्षपातपूर्ण तरीकों से किया गया हो तो इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक एवं असंतोषप्रद होंगे। अब उदाहरण के लिए, बैंक ने, एक व्यापारी ने बैंक से ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, तो बैंक वालों ने कहा भाई आप क्या गिरवी रखोगे? तो गिरवी रखने के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई क्या किया जाए। तो नीचे एक ड्रम में पानी भर दिया, ऊपर तेल भर दिया, यानी 3/4 तक पानी और 1/4 ड्रम में ऊपर तेल लग दिया। अब बैंक के अधिकारियों ने चेक किया तो ऊपर से कुछ प्रतिदर्श ले लिए, तो तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। तो प्रतिदर्श लिए तो प्रतिदर्श शुद्ध तेल बताने लगे, और जबकि नीचे तो पानी है, और उन्होंने वह तेल रख दिया। फिर उसने ऋण ले लिया। ऋण लेने के बाद कुछ समय बाद जब चुकाया गया तो उन्होंने, व्यापारी ने उल्टा केस और कर दिया कि भाई मैंने तो पूरा का पूरा एक 200 लीटर का ड्रम तेल का जमा किया है, पूरा दीजिए, आपने पानी भर दिया इसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके जो निष्कर्ष हैं वह भ्रामक निष्कर्ष हो सकते हैं। यदि प्रतिदर्श का जो चयन है वह पक्षपातपूर्ण या वैज्ञानिक तरीके से न किया गया हो तो ये विधि भ्रामक एवं असंतोषप्रद होगी। ठीक है,
अधिक शुद्धता का अभाव इस विधि में निष्कर्ष प्रतिदर्श के आधार पर निकाले जाते हैं। इसमें कुछ मात्राओं का समावेश होता है। प्रतिदर्श में समूह के 100% गुणों का समावेश नहीं होता है, अतः प्राप्त निष्कर्षों में अधिक शुद्धता का अभाव रहता है। तीसरा है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। प्रतिदर्श अनुसंधान में प्रतिदर्श लेने में, उसका आधार निश्चित करने में तथा प्राप्त परिणामों में विचरणता की सीमाएं निर्धारित करने में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में इस विधि से प्राप्त परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्तता, जहाँ समग्र में सम्मिलित इकाइयों में पर्याप्त विविधता हो, भिन्न भिन्न हो, अर्थात सजातीयता न हो, वहाँ इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में प्रतिदर्श प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद हम जो है आगे के चैप्टर पर चलते हैं। प्रतिदर्श, अब जो बात आती है, कई बार पूछा जाता है प्रतिदर्श की उपयुक्तता, या जो हम प्रतिदर्श ले रहे हैं वह उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। जो हमारा प्रतिदर्श होना चाहिए, निदर्शन होना चाहिए, वह सबसे पहले ओवरऑल का समग्र करने वाला हो। प्रतिदर्श ऐसा होना चाहिए कि समग्र के गुणों का, उसमें गुणों का हम प्रतिनिधित्व कर सकें। यह तभी संभव हो सकता है जबकि प्रतिदर्श लेने में किसी प्रकार का कोई पक्षपात न किया गया। सजातीयता हो, सभी गुण एक जैसे हों। यदि एक ही समग्र में एक से अधिक प्रतिदर्श छांटे जाएं, तो उनमें परस्पर सजातीयता होनी चाहिए। उनके गुणों में होने वाले विचरण निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होने चाहिए। इसी प्रकार समग्र तथा प्रतिदर्श की इकाइयों की विशेषताओं एवं प्रकृति में आधारभूत अंतर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है स्वतंत्रता। समग्र की प्रत्येक इकाई आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र, अर्थात एक दूसरे में प्रतिदर्श के में शामिल होने में का प्रभाव दूसरी इकाई के सम्मिलित होने के प्रभाव पर नहीं पड़ना चाहिए। पर्याप्तता, एडिक्वेसी, प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। प्रतिदर्श में अधिक इकाइयों का समावेश होगा तो निष्कर्षों में उतनी ही अधिक शुद्धता होगी। अविनीति का अभाव, प्रतिदर्श की सफलता के लिए अविनीति का होना, उसके चयन करना, अनुसंधानकर्ताओं के कार्यों, सूचकों और अप्रेषित सूचनाओं, निष्कर्षों आदि समस्त स्तरों पर पक्षपात का अभाव होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि भाई प्रतिदर्श हम किस प्रकार से लें। प्रतिदर्श लेने की विधियां क्या क्या होनी चाहिए।
प्रतिदर्श की जो विधियां हैं वह किस प्रकार से होंगी। विधियां, प्रतिदर्श की जो विधियां हैं वह क्या होनी चाहिए। प्रतिदर्श की विधियां नंबर 1 सविचार प्रतिचयन, नंबर 2 दैव अथवा यादृच्छिक प्रतिचयन, नंबर 3 मिश्रित या स्तरीय प्रतिचयन, नंबर 4 अन्य विधियां। पहला है सविचार प्रतिचयन। नंबर 2 सविचार प्रतिचयन समझ में आया। नंबर 2 दैव अथवा यादृच्छिक चयन, यादृच्छिक रैंडम या चांस। तीसरा है मिश्रित या स्तरीय चयन। मिश्रित या ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और अन्य विधियां नंबर 4 अन्य विधियां। अब पहला है, सबसे पहला सविचार प्रतिचयन। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को अपने ज्ञान, प्रशिक्षण, चातुर्य एवं अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी इकाइयों का प्रतिदर्श चुनना है या छांटना है जो उसकी राय में समस्त समग्र की विशेषताओं को उचित रूप से बता सके। यह विधि व्यवहार में तभी काम में आएगी जबकि दैव प्रतिचयन विधि अपनाने पर कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के जांच से छूट जाने की संभावना हो। ठीक है। दूसरी विधि है दैव प्रतिचयन यानी रैंडम सैंपलिंग। रैंडम का मतलब है कोई भी चीज हम कहीं से ले सकते हैं। जैसे जो है मटकी में कोई जो है हमने डाल दी, कुछ चिट डाल दी, तो उसे मटकी में डालने के बाद घुमाने के बाद कोई एक पर्ची निकालना। इस विधि के अनुसार समग्र में से इकाइयों द्वारा इस प्रकार छांटी जाती है कि प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श का उसमें संभावना हो कि भाई समग्र की प्रति इकाई इसमें आ जाएंगी। प्रतिदर्श में इकाइयों का चयन पूर्णतया संभावना या संयोग पर आधारित होता है तथा वह अनुसंधानकर्ता की इच्छा या पक्षपात से प्रभावित नहीं होता है। क्रॉक्स्टन एवं क्राउडेन कहते हैं कि एक प्रतिचयन दैव तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावना समान हो। सिम्पसन एवं काफ्का कहते हैं दैव प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है, दैव प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसमें समग्र के प्रत्येक मद को चुने जाने का समान अथवा ज्ञात अवसर प्राप्त हो।
सांख्यिकी का वह यह विश्वास है कि इस प्रकार देव आधार चुने गए प्रतिदर्श समग्र का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयां सम, विषम, औसत तीनों प्रकार की होती हैं। सम एवं विषम इकाइयां एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। इसमें प्रतिदर्श समग्र की प्रतिकृति होते हैं। दैव प्रतिचयन के आधार पर निम्नलिखित विधियों से प्रतिदर्श लिए जाते हैं। लॉटरी विधि से, दूसरी ढोल घुमा करके। लॉटरी विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई को एक संख्या दे दी जाती है। साधारणतः यह संख्या क्रमवार होनी चाहिए। प्रत्येक संख्या को एक पर्ची पर लिख दिया जाता है और इन पर्चियों की गोलियां बनाकर उसमें किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा या स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्डेड में होकर उतनी गोलियां उठा ली जाती हैं जितनी इकाइयां प्रतिदर्श में शामिल करनी हो। इस विधि में यह आवश्यक है सभी गोलियां समान तरीके से समान आकार की बनाई जाए। इसमें गोलियां छांटने वाले व्यक्ति के दिमाग में किसी प्रकार की आशंका उत्पन्न न हो और वह निष्पक्षता से कार्य को संपादित कर सके। फिर दूसरी है बाई रोटेटिंग ड्रम, ढोल को घुमाकर। इस विधि में लकड़ी या लोहे के या गत्ते के कुछ टुकड़े होते हैं जिन पर हम कुछ अंक लिख देते हैं। इसे ढोल में या किसी डिब्बे में लगाकर बिजली से की भांति घुमा करके कोई एक पर्ची निकाली जाती है। ठीक है, ढोल के स्थान पर कई प्रकार की मशीनें भी अब यूज होने लगी है। इस मशीन में कुछ चक्र लगे होते हैं, इस पर 0 से 9 अंकित होते हैं। इन चक्रों की संख्या समग्र में इकाइयों के अनुसार ही होती हैं। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको प्रतिचयन के तरीके, उनकी इकाइयाँ, ये निकालने की विधियाँ, ये सब बताई हैं। ये परीक्षा में प्रश्न की संभावना ज़्यादातर पूछी जाती है, इसलिए आप इसको करके रखिए। आशा है कुछ आप लोगों के दिमाग में इसमें सेट हुआ होगा और यदि कोई समस्याएं तो पर्सनल क्लास में और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ पुनः आपसे भेंट करेंगे। ठीक है।